नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। टीवी9 फेसबुक लाइव पर आपका स्वागत है और हमारे साथ हैं वरिष्ठ सहयोगी विष्णु शंकर। आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि कांग्रेस के नेताओं को ऐसा क्यों लग रहा है कि बीजेपी षड्यंत्र कर रही है और 5 राज्यों में चुनाव वो टाल सकती है, क्योंकि ऐसा बयान छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने दिया है। पंकज जी, देखिए ऐसा है कि ये सारा मामला तब शुरू हुआ जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज साहब ने एक बेल याचिका की सुनवाई के दौरान ये अनुशंसा की कि उत्तर प्रदेश में चुनावों को टाल देना चाहिए, क्योंकि आदमियों की जान ज़्यादा कीमती है और चुनाव कभी भी हो सकते हैं। इसके बाद एक बहस शुरू हो गई है और मेरी समझ में ये नहीं आता है कि इस तरह क्या आप सोच भी कैसे सकते हैं कि कोई सरकार आज के ज़माने में चुनाव टालने की बात सोच सकती है, क्योंकि वो एक संवैधानिक प्रक्रिया है और संविधान में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि आप एक विधानसभा का टर्म पूरा हो जाने के बाद सरकार कैसे चलाएंगे। जाहिर सी बात है, राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ेगा, तो उसके लिए तैयारी होगी नहीं होगी, विपक्ष मानेगा कि नहीं मानेगा, और बहुत सारी बातें आ जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि ये चर्चाओं का मौसम है, अभी चुनाव का माहौल है, माहौल राजनीतिक है और गर्म है, तो ऐसे में बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप, शक शुबह जाहिर किए जा रहे हैं। उन्हीं में से मुझे लगता है ये भी एक है। लेकिन विष्णु जी, इम्पोर्टेंट बात ये भी है, उन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं कहा, बीजेपी पे ही आरोप नहीं लगाया। इससे आगे बढ़ करके उन्होंने ये कहा कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता भी सवालों के घेरे में है। पीएमओ मीटिंग बुलाती है, वो लोग हाजिर होते हैं, तो जाहिर तौर पर जो कहा जाता है कि चुनाव आयोग इम्पार्शियल बॉडी होगा, वो निष्पक्ष बिहेव करेगा, पर उन्होंने इस पर भी सवाल उठाया और इसलिए वो कह रहे हैं कि बीजेपी के इशारे पर चुनाव को टाला जा सकता है। ये एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ शख्स जो कि छत्तीसगढ़ के सीएम है, वो कह रहे हैं। और इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि चुनाव आयोग की टीम 3 दिनों की यात्रा पर यूपी जा रही है और जैसा कि आपने बताया कि हाईकोर्ट के जज ने इस बात को लेकर के कहा कि भाई ये ओमिक्रॉन जिस तरह से बढ़ रहा है तो चुनाव टाला जा सकता है, इसलिए चुनाव आयोग की टीम की मुलाकात वहाँ के नोडल ऑफिसर तमाम अफसरान से होनी है। जी बिल्कुल। चुनाव आपको मालूम ही है कि कल ही जो स्वास्थ्य सचिव हैं भारत के, उन्होंने इलेक्शन कमीशन में मुलाकात की थी और ओमिक्रॉन से उत्पन्न स्थिति के बारे में जितने भी चुनाव आयुक्त थे उन सबको अवगत कराया था। उन्होंने कहा था कि चुनाव जिन राज्यों में होने वाला है उनमें अभी इस बात का कोई खतरा नहीं है कि बड़ी तेज़ी से ओमिक्रॉन फैलेगा, चुनाव आयोजित किए जा सकते हैं और उस पर अंतिम फैसला इन यात्राओं के बाद जो अभी कर रहे हैं चुनाव आयोग, उसके बाद लिया जाएगा। ये तो ही पहली बात। लेकिन ये जो बघेल साहब ने आरोप लगाया है चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर, ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। एक संवैधानिक संस्था के ऊपर इस तरह का आरोप लगाना बिल्कुल गलत है। ये बात सच है कि चुनाव आयुक्त कभी भी इस तरह की पीएमओ द्वारा बुलाई मीटिंग में स्वयं नहीं जाते थे, उनके अधिकारीगण जाते थे। लेकिन इस बार जो हुआ वो ये था कि चिट्ठी लिखी गई कि जो पीएमओ में प्रधानमंत्री के सचिव हैं वो उनके साथ बैठक करना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, चुनाव आयुक्तों को इस पर आपत्ति हुई, उन्होंने आपत्ति जाहिर की, जिसके बाद वो उस मीटिंग में नहीं गए, उनके अधिकारी गल गए। लेकिन मीटिंग के बाद अनौपचारिक रूप से ये जो चुनाव आयुक्त थे उन्होंने बैठ करके सचिव महोदय के साथ बात की, जिसमें कि कोई गलत बात नहीं है। लेकिन ये कहना कि इसके चलते चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं, ये सरासर गलत है। जी हाँ, तो विष्णु जी, यही क्योंकि ये सवाल उठ रहे हैं, जबकि अगर पूरे पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को देखा जाए, जिस तरह से आज यूपी में होम मिनिस्टर खुद मौजूद हैं, ताबड़तोड़ दौरा कर रहे हैं, खुद प्राइम मिनिस्टर कानपुर में हैं। अगर हम उत्तराखंड की भी बात करें तो ये खबर भी चर्चा में है कि हरीश रावत और हरक सिंह रावत की मीटिंग हुई है। पंजाब में कई सारे पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उसके बावजूद कांग्रेस द्वारा ये सवाल उठाना, खास तौर पर आज जब कांग्रेस का स्थापना दिवस भी है, उसमें खुद सोनिया गांधी बोलती हैं कि बीजेपी संविधान को तोड़ना मरोड़ना चाह रही है, लोग डरे हुए हैं और हम चुप नहीं बैठेंगे। इसका संदर्भ क्या है? देखिए, कांग्रेस इस समय ज़्यादातर राज्यों में जहां चुनाव होने वाले हैं उनमें बहुत बुरी स्थिति में है। ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जहां पर कि यहाँ तक कि पंजाब में भी, जहाँ उनकी भी सरकार है, वहाँ पर भी उनको इस समय कोई ज़्यादा गंभीरता से उनके दावेदारी को लिया नहीं जा रहा है। आपको याद ही होगा, अभी कल ही जो है चंडीगढ़ में स्थानीय शहरी निकाय के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें आपने अप्रत्याशित जीत हासिल की
और कांग्रेस को सिर्फ 5 सीटें आई हैं। ये आपको बता सकता है, पहले ये झगड़ा होता था चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में, वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में होता था, अब वो बीजेपी और आप के बीच में हो गया। आपको याद होगा दिल्ली में भी यही हुआ था, एक बार जब कांग्रेस कमज़ोर पड़ गई तो बीजेपी कांग्रेस का जो वोट था वो पूरा का पूरा आपको शिफ्ट हो गया। यही चीज़ हमको चंडीगढ़ में भी दिखाई दे रही है। आपको जान के हैरानी होगी कि जो लोग आपके टिकट पे जीते हैं ये वो लोग हैं जो वास्तविक रूप में कांग्रेसी हैं, लेकिन वहाँ टिकट न मिलने के चलते आपसे लड़े और जीत गए। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि जब पंजाब में भी ऐसी हालत है तो आगे क्या होगा। कांग्रेस इनसे बहुत डरे हुए हैं कि क्या होने वाला है उत्तर प्रदेश में, जहां उनको कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है। लोग कहते हैं कि अगर डबल जीत में उनकी सीटें आ जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी। उत्तराखंड में धामी जी मजबूत हैं, हालांकि हरीश रावत की उम्मीदवारी को मजबूत माना जाता है, लेकिन उनको भी लेकर के हाईकमान के साथ अभी जो कई तरह के विवाद चल रहे हैं। हालांकि वो दिल्ली से गए हैं तो उन्होंने उसके बाद उन्होंने पीठ ठोक के कहा है कि मैं अच्छे से जीत हासिल करूंगा, लेकिन अभी भी इस बात पर सवालिया निशान है किस तरीके से हरीश रावत को हाईकमान से मदद मिलेगी। इसके बाद गोवा है, गोवा में जब से टीएमसी और आप की एंट्री हुई है उसके बाद से चिदम्बरम साहब जो प्रभारी हैं कांग्रेस के गोवा के, उन्होंने कहा है कि ये जो एंटी बीजेपी वोट है उसको काटने की कोशिश हो रही है, तो वहाँ भी वो डिफेंसिव हो रहे हैं। मणिपुर में नेडा जो है वो मजबूत है, इसलिए वहाँ पर भी कांग्रेस को कोई चांस दिखाई नहीं देता। तो कुल मिला करके ऐसा लग रहा है कि इन सभी राज्यों में कांग्रेस ऐसी हालत में है जहां उसको अभी से शायद ये ढूंढना पड़ रहा है वजह कि क्यों वो चुनाव में सफल नहीं हुए। आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही उत्तराखंड से ये खबर आ रही थी कि कहीं हरीश रावत उत्तराखंड में अमरिंदर सिंह साबित होने वाले तो नहीं है कांग्रेस के लिए। लेकिन अभी हम जितने पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स देखें, क्योंकि आने वाले समय में ये मालूम पड़ रहा है कि अगले 7 दिन पूर्वांचल में बीजेपी के तमाम बड़े नेता एक स्ट्रैटेजी के तहत दौरा करने वाले हैं। तो बीजेपी के लीडर्स वहां जा रहे हैं। उत्तराखंड में जिस तरह से बीजेपी के लीडर्स कोशिश कर रहे हैं, बड़े नेता वहां पर पहुंच रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं दिखाई पड़ता कि बीजेपी मान रही है कि अब चुनाव में नहीं जाना है क्योंकि ओमिक्रॉन का कहर बढ़ रहा है। पर इस सब के बीच एक बात जरूर इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से चुनाव आयोग ने कहा है कि अगला 3 दिन मतलब 28, 29, 30 को वो लोग दौरा करेंगे, तमाम अफसरान से बात करेंगे और जनवरी के पहले सप्ताह में हालात क्या रहते हैं उसके बाद ही वो किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे कि आखिरकार करना क्या है। मुझे ऐसा लग रहा है पंकज जी कि ये जो ताबड़तोड़ दौरे हो रहे हैं बीजेपी के नेताओं के, इस दृष्टि से हो रहे हैं कि जनवरी के पहले 10 दिनों में संभवतः चुनाव की तारीखें आ जाएंगी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। और इस बार लगता नहीं है, पिछली बार जो मद्रास हाई कोर्ट के जज ने लताड़ दी थी इलेक्शन कमीशन को, उसके बाद इलेक्शन कमीशन इस बात का रिस्क लेगा कि ऐसा प्रचार हो जिसमें लोगों की ज़बरदस्त भीड़ जमा हो। इसलिए हो सकता है कि वो इस बात की अनुशंसा करें कि चुनाव प्रचार वर्चुअल होना चाहिए। लेकिन वर्चुअल चुनाव प्रचार में एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि उसमें जो जनता है वो प्रचार के पूरे इंतज़ाम से कट जाती है, तो एक जो कनेक्शन बनता है नेता और वोटर के बीच में वो नहीं बन पाता है। इससे पार्टियां कैसे उभरेंगी ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। नहीं, ये वाकई ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि मैं यहाँ पर कोट करना चाहूँगा वरुण गांधी का, जो फिलहाल वो पीलीभीत से सांसद हैं, और उन्होंने इस बात पर सवाल भी उठाया है कि उन्हें ये बात समझ में नहीं आती है कि दिन में नेता रैली बुला रहे हैं और रात में कर्फ्यू लगा रहे हैं, तो इससे कैसे कोरोना पर नियंत्रण पाया जा सकेगा। उनका सवाल बेहद वाजिब है और कई एक्सपर्ट्स ये कहते भी हैं कि रात में कर्फ्यू लगाने का क्या औचित्य है, वो समझ से परे है। लेकिन फिलहाल राज्य सरकार इस तरह के फैसले कर रही है। लेकिन अब ये भी देखना दिलचस्प होगा कि अगर चुनाव आयोग सख्ती बरतता है तो क्या वो जमीन पर एग्जीक्यूट हो पाएगा, क्या इम्प्लीमेंट हो पाएगा, क्या वर्चुअल मीटिंग के सहारे तमाम सियासी पार्टियां लोगों को अपने ओर आकर्षित करने में किस हद तक सक्षम हो पाएंगी। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि देखे जाने हैं। क्योंकि अगर हम याद करें पिछला चुनाव, जब बंगाल में चुनाव हो रहा था, बीजेपी की बहुत खिंचाई भी हुई थी, खुद प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी सभा रैली कर रहे थे वहां पर, और जिस तरह से डेल्टा वेरिएंट तूफान पर आया और बाद में पूरे देश में कहर मचा, तो इसको लेकर के डर तो है ही। और आपने मद्रास हाईकोर्ट का जिक्र किया
कि जब मद्रास हाईकोर्ट ने सीधा सीधा कह दिया था कि क्यों ना इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदार ठहराया जाए, तो जाहिर तौर पर इस बार इलेक्शन कमीशन जो है वो बहुत पांव फूक फूक कर वहां कदम रखेगा और किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगा, ये बात बिल्कुल साफ है। लेकिन विष्णु जी, फिलहाल जो दिखाई पड़ रहा है, जिस तरह से कांग्रेस के सीएम आरोप लगा रहे हैं लेकिन बीजेपी की सभाएं, ताबड़तोड़ बड़े नेता मीटिंग में जा रहे हैं, उससे ऐसा कहीं नहीं प्रतीत होता कि बीजेपी इस षड्यंत्र में लगी हुई है कि चुनाव टाला जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बस एक बात कहूँगा मैं, वो ये है कि वर्चुअल अगर मान ली चुनाव प्रचार होता है, उसकी टेक्नोलॉजी सभी पार्टियों के पास है। 2014 से जब बीजेपी ने पहली बार नरेंद्र मोदी को 3D के स्वरूप के साथ प्रस्तुत किया था, जिसकी बड़ी चर्चा भी हुई थी उस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, उसके बाद से वर्चुअल टेक्नोलॉजी है जो कि चुनाव प्रचार को जन जन तक पहुंचा सकती है। और प्रधानमंत्री और कई अन्य नेता मोबाइल के माध्यम से कई बार लोगों को संबोधित भी कर चुके हैं। तो वो टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये ज़रूर है कि जो कनेक्शन बनता है नेता और वोटर के बीच में या नेता और उसके समर्थकों के बीच में, वो संभवतः शायद इस बार देखने को नहीं मिले, क्योंकि जैसा आपने वाजिब कहा, चुनाव आयोग ये बदनामी कभी मोल नहीं लेना चाहेगा कि लगातार दूसरे बड़े चुनाव में उसके एक फैसले के चलते देश में जान या माल का नुकसान हो रहा है। जाहिर तौर पर तो सियासी पार्टियां अपने सियासी वजहों से इस तरह के सवाल जरूर खड़े कर सकती हैं, लेकिन फिलहाल चुनाव आयोग के कदम से ऐसा कहीं प्रतीत नहीं हो रहा कि चुनाव टाला जा सकता है। हाँ, ये बात और है कि 3 दिन का दौरा चुनाव आयोग कर रही है और जनवरी के पहले सप्ताह में क्या हालात रहते हैं उसके आधार पर चुनाव आयोग कोई फैसला करेगी। तो फिलहाल TV9 फेसबुक लाइव पर इतना ही। आप बने रहिए TV9 डिजिटल के साथ। धन्यवाद, नमस्कार। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।